नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। प्रिय विद्यार्थियों, ये अशुद्धि संशोधन होता क्या है और किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, चलिए चर्चा करते हैं। एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें एक अशुद्ध शब्द को रेखांकित किया हुआ होगा। हमें उस शब्द के स्थान पर शुद्ध शब्द चुनना है। उदाहरण देखते हैं, जैसे गणेशः श्वः विद्यालयम गच्छति। गणेश कल विद्यालय जाता है। अब श्वः जो शब्द है, इसका अर्थ होता है आने वाला कल। तो इसके अनुसार हमें इस गच्छति क्रिया को शुद्ध करके लिखना है, जिसके लिए हमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहां जो शब्द दिया है श्वः, ये भविष्य काल का है, और ये जो क्रिया यहां दी है, ये वर्तमान काल की है। तो हमें यहां इस गच्छति के स्थान पे शुद्ध शब्द लिखना है। तो निश्चित रूप से यहां पर क्रिया भी भविष्य काल की होगी और सही उत्तर होगा गमिष्यति। चलिए देखते हैं परीक्षा में यह प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार दिया जाएगा, जैसे अस्मिन् प्रदेशे 50 नद्यः प्रवहति। इस प्रदेश में 50 से अधिक नदियां बहती हैं। लेकिन देखिए, जो नद्यः शब्द है ये बहुवचन है और क्रिया प्रवहति एक वचन की है। तो यहां पर क्रिया भी बहुवचन की होगी, प्रवहन्ति। इसी तरह से दूसरे वाक्य में देखें, चक्षुः प्रतिष्ठितः। तो चक्षुः जो शब्द है ये नपुंसकलिंग है, तो हमें प्रतिष्ठितः इसको शुद्ध करके लिखना है। तो इसके स्थान पर नपुंसकलिंग प्रतिष्ठितम ये शब्द आएगा। इसी तरह से अगला है, तरहि न जानासि भवान। तो जानासी ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो हमें भवान के स्थान पर मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता ही लिखना होगा, और वो है त्वम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, ये उत्तम पुरुष का है। तो चलिए, इसके लिए हमें वाक्य शुद्धि के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान देनी है। ये ज्यादा नहीं है, केवल 4 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है, जिसमें पहला है लिंग, दूसरा वचन, तीसरा है पुरुष और चौथा है काल। तो सबसे पहले देखें लिंग। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह से वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पुरुष भी 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह से काल भी 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कर्ता और क्रिया को। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। इसी तरह से वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां ये समझिए कि प्रथम पुरुष में जो कर्ता होते हैं वो कौन कौन होते हैं। यहां पुल्लिंग में होते हैं सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में होता है सा, ते, ताः, और नपुंसकलिंग में होता है तत्, ते, तानि। हम उदाहरण के लिए केवल पुल्लिंग वाले रखते हैं, सह मानी वह, तौ वे दो, ते वे सब। ये हैं प्रथम पुरुष के कर्ता। इसके स्थान पर कोई भी नाम हो सकता है, मोहन, सोहन, नदी, पर्वत इत्यादि। मध्यम पुरुष का जो कर्ता है वो फिक्स है, ये 3 ही होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में होते हैं अहम, आवाम, वयम। इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का जो करता है, इसे मैं P1 समझ लेता हूं। P यानी प्रथम पुरुष, 1 मानी एक वचन। इसी तरह से द्विवचन वाला क्या होगा, P2, प्रथम पुरुष द्विवचन। इसी तरह से बहुवचन वाला होगा P3। मध्यम पुरुष का जो करता है, उसके लिए मैं M1, M से मध्यम पुरुष, 1 से एक वचन। तो युवाम होगा M2 और यूयम होगा M3। इसी तरह से उत्तम पुरुष का जो करता है, U1, U यानी उत्तम पुरुष और 1 मानी एक वचन। तो आवाम होगा U2 और वयम होगा U3। तो ये कर्ता है, आपको समझ लेने हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन है, द्विवचन में कौन है और बहुवचन में कौन है। अब हम देखते हैं क्रिया। तो क्रिया के लिए भी सबसे पहले हम यहां पुरुष लिखते हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहां लिखा हुआ है। तो प्रथम पुरुष की जो क्रिया है, पठति, पठतः, पठन्ति। धातु और हो सकती है, वदति, वदतः, वदन्ति। भविष्य काल होगा तो वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति इत्यादि। लेकिन क्रिया का तरीका यही रहेगा। मध्यम पुरुष की जो क्रिया है, पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष की क्रिया है पठामि, पठावः, पठामः।
तो ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार जो पठती क्रिया है वो P1 प्रथम पुरुष एक वचन, पठतः P2 और ये P3। इसी तरह से मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो M1, M2 और M3। उत्तम पुरुष की जो क्रिया है वो होगी U1, U2, U3। तो हमें ध्यान ये रखना है यदि कर्ता P1 का है तो क्रिया भी P1 की होगी। अगर कर्ता U1 का है तो क्रिया भी U1 की होगी। जैसे अहम पठामि, सह पठति, त्वम पठसि। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सह पठन्ति, इसको शुद्ध करके लिखें तो तरीका हमें ध्यान होना चाहिए कि सह ये यहां पर तत ते तानी समझो या सह तौ ते समझो। तो P1 का कर्ता है तो क्रिया भी क्या होगी? पठति, सह पठति। इसी तरह से यूयम पाठम पठतः, तो यूयम, तो यहां देखिए ये M3 का कर्ता है तो क्रिया भी क्या होगी? M3, क्या होगा? पठथ। तो सही वाक्य होगा यूयम पाठम पठथ। इसी तरह से दिया है अहम पुस्तकम पठावह, तो अहम ये U1 का कर्ता है तो क्रिया भी क्या होगी? U1 की, अहम पुस्तकम पठामि। इसी तरह से त्वम गीतम गायति, तो त्वम जो करता है वो है M1 का तो क्रिया भी M1 की होगी। कौन सी आएगी? गायसी, त्वम गीतम गायसी, तुम गीत गा रहे हो। तो यह है कर्ता और क्रिया का सही तरीका। इस नियम के अनुसार आप पुरुष और वचन संबंधी गलतियों को नहीं करेंगे, उन अशुद्धियों को सही कर पाएंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कपयः प्रहस्य अवदत, कपयः यानी बंदर ये बहुवचन है और अवदत ये क्रिया एक वचन की है। तो यहां पर जिसे शुद्ध करना है वो शब्द है अवदत। तो यदि कर्ता बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी बहुवचन की लिखनी होगी। कपयः प्रहस्य अवदन, बंदर हंसकर बोले। इसी तरह से सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। लेकिन ध्यान दें सर्वे ये बहुवचन का है और प्रणमति ये एक वचन की क्रिया है। शुद्ध क्या होगा? प्रणमन्ति, प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार त्वम नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानाति, तुम नाचने के अतिरिक्त जानते क्या हो। तो ध्यान दीजिए त्वम ये कर्ता है M1 का और क्रिया दी हुई है जानाति। शुद्ध किसे करना है? जानाति को। तो क्रिया भी M1 यानी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी, जानासी। इसी प्रकार न जानासी भवान तस्य मनोवृत्तिम, आप उसकी मनोवृत्ति को नहीं जानते। अब भवान ये कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन का और क्रिया है मध्यम पुरुष एक वचन की। तो हमें जानासी के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखनी होगी, भवान न जानाति, तुम नहीं जानते। इसी प्रकार है पिता पुत्राय क्रुध्यन्ति, पिता एक वचन है, क्रुध्यन्ति बहुवचन है। तो क्या लिखेंगे? एक वचन की क्रिया लिखेंगे, पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो इस प्रकार हम पुरुष और वचन, कर्ता और क्रिया आदि संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनको शुद्ध कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियों को सही करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता हो कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब हमें ध्यान ये रखना है कि कुछ शब्दों को ध्यान रखें जो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे रामः, बालकः, वृक्षः, हरिः, गुरुः, पितृ इत्यादि। ये पुल्लिंग शब्द हैं तो इनके रूप हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। इनके साथ जो विशेषण विशेष्य इत्यादि आएंगे वो भी पुल्लिंग ही होने चाहिए। स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो रमा, बालिका, लता, मति, वधू, मातृ इत्यादि। और नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं वो फलम, मधु, जगत, जलम, वारी इत्यादि। तो इनके शब्द रूप हमें ध्यान होने चाहिए। जैसे फल के रूप चलेंगे फलम, फले, फलानी, लेकिन वृक्ष के चलेंगे वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तो इनका हमें ध्यान रखना है। प्रश्न किस तरह से दिया जाएगा, चलिए उदाहरण देखते हैं। जलः एव जीवनम अस्ति। अब जलः ये नपुंसक लिंग शब्द है तो यहां जलः नहीं जलम, जलम एव जीवनम। इसी तरह से बालकाः उद्याने फलान खादन्ति, बच्चे बगीचे में फल खा रहे हैं, लेकिन फलान ये नपुंसक लिंग शब्द है तो ये फलानी होगा। इसी प्रकार से
विद्यालयस्य समीपे वृक्षाणि सन्ति। विद्यालय के पास वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष जो शब्द है ये पुल्लिंग है, तो हम लिखेंगे वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार उपवने पुष्पाः सन्ति, बगीचे में फूल हैं, लेकिन जो पुष्प शब्द है वो नपुंसक लिंग है, तो यहां होगा पुष्पाणि सन्ति, फूल हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, काल या लकार संबंधी अशुद्धियों के बारे में देखते हैं। तो काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल सूचक कुछ शब्द हैं, उनको हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे अद्य, आज, अधुना, अब, संप्रति, अभी, सांप्रतम, इस समय, इदानीम इत्यादि। भूतकाल सूचक कुछ शब्द हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा, जैसे ह्यः, बीता हुआ कल, गत दिने, पिछले दिन या बीते हुए दिन, गत मासे, पिछले महीने, विगत वर्षे, पिछले वर्ष। तो अगर ये शब्द हमें वाक्य में दिखाई दें तो क्रिया भी हमें इसी काल के अनुसार लगानी होगी। जैसे भविष्य काल सूचक शब्द श्वः, आने वाला कल, आगामी दिवसे, अगले दिन, आगामी मासे, अगले महीने, आगामी वर्षे, अगले साल। तो इन्हीं शब्दों के अनुसार हमें क्रिया का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान कैसे रखें? यदि ये शब्द आए हुए हों जो वर्तमान काल सूचक हैं तो क्रिया लट लकार की होगी। अगर भूतकाल वाले शब्द आए हुए हों तो क्रिया लंग लकार की होगी, और भविष्य काल सूचक शब्द वाक्य में हो तो क्रिया लृट लकार की होगी। बस हमें यही ध्यान रखना है। चलिए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मोहनः श्वः विद्यालयम न गच्छति। अब यहां देखिए, श्वः यानी आने वाला कल, और क्रिया है गच्छति, ये वर्तमान काल की है। तो क्रिया को शुद्ध करना है तो क्या होगा? गमिष्यति। ध्यान ये भी रखना है कि मोहनः ये एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी। मोहनः ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, गमिष्यति। इसी तरह से सांप्रतम विमला गृह कार्यम अकरोत। सांप्रतम यानी अब, इस समय, विमला गृह कार्य, अकरोत यानी किया। तो सांप्रतम है ये वर्तमान काल सूचक शब्द है, और क्रिया यहां पर दी हुई है कौन सी? भूतकाल की। तो इसे शुद्ध करेंगे तो करोति। इसी तरह से गत मासे बालकाः भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति। गत मासे पिछले महीने, ये भूतकाल सूचक शब्द है और क्रिया है भविष्य काल की। शुद्ध करेंगे तो होगा गत मासे बालकाः भ्रमणार्थम अगच्छन्। ये क्रिया सही है। चलिए इसी के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सह ह्यः पदातिरेव चलिष्यति। ह्यः भूतकाल सूचक शब्द है, तो यहां क्रिया भी क्या होगी? भूतकाल की। भूतकाल की भी होगी, और सह इसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की भी होगी। तो चलिष्यति के स्थान पे आएगा अचलत। क्यों? क्योंकि ह्यः भूतकाल सूचक शब्द है, तो क्रिया भी लंग लकार की होगी। इसी प्रकार भवान श्वः कुत्र गच्छति। कल आप कहां जाओगे, लेकिन क्रिया है गच्छति लट लकार की, तो क्या लिखेंगे? गमिष्यति। इसी तरह से अधुना अहम प्रसन्नः आसीत। अधुना यह है वर्तमान काल सूचक शब्द, और आसीत यह है लंग लकार का। तो यहां हमें इस क्रिया आसीत को दो तरीके से शुद्ध करना होगा। एक तो ये अधुना के अनुसार वर्तमान काल की हो, और दूसरा अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की हो। तो क्या होगी? अस्मि। अधुना अहम प्रसन्नः अस्मि। तो ये थी लकार व काल संबंधित अशुद्धियां। आगे बढ़ते हैं, विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियों के बारे में देखते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है? जो लिंग वचन विशेषण का होगा वही लिंग वचन विशेष्य का होना चाहिए। इसके लिए हमें शब्द रूप प्रत्यय आदि का अभ्यास करना होगा। यानी थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि शब्द रूप कैसे चलते हैं और प्रत्यय लगकर किस प्रकार शब्द बनते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे चत्वारः फलानि पतन्ति। तो यहां देखिए, इसे हमें शुद्ध करना है। चत्वारः ये पुल्लिंग का है और विशेष्य है फलानि, ये नपुंसक लिंग का है। तो चत्वारा के स्थान पे हमने क्या लिखा? चत्वारि। चत्वारि फलानि पतन्ति, 4 फल गिर रहे हैं। इसी तरह से मधुरम फलानि खाद, मीठे फल खाओ। लेकिन मधुरम ये एक वचन है और फलानि ये बहुवचन है, तो सही क्या होगा? मधुराणि फलानि खाद।
इसी प्रकार नीलह गगनम, तो शुद्ध क्या लिखेंगे? नीलम गगनम। चलिए इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे सह बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, उस बुद्धिमती ने एक बाघ को देखा। अब ध्यान दें, बुद्धिमती ये स्त्रीलिंग है और सह ये पुल्लिंग है। हमें शुद्ध किसे करना है? सह को। तो क्या लिखेंगे? सा बुद्धिमती। इसी प्रकार मन ही चंचलः। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और इस बार ये पूछा जाना चाहिए। मनः नपुंसकलिंग है और चंचलः पुल्लिंग है, तो चंचला को भी हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे मन ही चंचलम। इस प्रकार किम सा कुपितः एवं भणति, क्या वह क्रोधित होकर ऐसा कहती है? तो सा ये स्त्रीलिंग है और कुपितः ये पुल्लिंग है। तो विशेषण और विशेष्य में लिंग वचन समान होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? सा कुपिता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभक्ति संबंधी अशुद्धियों के बारे में। जैसे सीता रामस्य सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई। अब रामस्य सह, राम के साथ, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान ये देना है कि सह शब्द के साथ जो भी शब्द आएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई। इसी प्रकार वयम ग्रामे गमिष्यामः, हम गांव में जाएंगे, लेकिन गम धातु के योग में ये कर्म कारक होगा ग्रामम गमिष्यामः, गांव जाएंगे। इसी तरह से राज्ञे दानशीलताम आकर्ण्य जनाः आयान्ति स्म, राजा की दानशीलता के बारे में सुनकर वहां लोग आते थे। तो राजा की ये षष्ठी विभक्ति एक वचन होना चाहिए, तो सही शब्द रूप होगा राज्ञः, राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, मार्गम गहन कानने। अब मार्गम ये विशेषण विशेष्य से भी समझ सकते हैं और विभक्ति के अनुसार भी। तो मार्गम और गहन कानने दोनों में समान विभक्ति होगी, मार्गे गहन कानने। इसी प्रकार शिक्षकः छात्रम पुस्तकम यच्छति, शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है। देखने में शुद्ध लग रहा है, लेकिन यच्छ और दा धातु के योग में जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यच्छति, शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है। इसी तरह से बालकः गृहस्य बहि क्रीडति, बालक घर के बाहर खेल रहा है। सुनने में देखने में सही लग रहा है, लेकिन बहि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति आएगी। बालकः गृहात बहि क्रीडति, बालक घर से बाहर खेल रहा है। तो ये थी विभक्ति संबंधित अशुद्धियां। चलिए कुछ अन्य अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। 3-4 उदाहरण मैंने अन्य लिए हैं। जैसे सह पुस्तकम पठ्यते, तो यदि इस प्रकार का वाक्य आता है, क्रिया पठ्यते गम्यते इस प्रकार की दी हुई हो, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। तेन पुस्तकम पठ्यते, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसी तरह से त्वया भोजनम करोषि, तुम्हारे द्वारा भोजन किया जा रहा है। अब देखिए कर्ता में यदि तृतीया है तो क्रिया भी उसी के अनुसार, जैसे ऊपर वाले वाक्य में थी पठ्यते, ऐसी ही क्रिया होगी। तो क्या बनेगा? त्वया भोजनम क्रियते। एक उदाहरण और देखते हैं, अहम नियमाः पाल्यन्ते। तो इस क्रिया को अगर देखेंगे तो कर्ता में तृतीया करेंगे, मया नियमाः पाल्यन्ते, मेरे द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन के विषय में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।